हेलो फ्रेंड्स, द बेस्ट सेवा की इस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने फिर से द मिक्स क्वेश्चन सीरीज का ये दूसरा पार्ट लेके आया हूँ। पहला पार्ट आप लोगों ने देखा जिसमें मैंने 10 सवाल बताए थे। जो 10 सवाल जो है वो अलग अलग चैप्टर से थे और सभी लेटेस्ट पैटर्न पर पूछे गए हैं। आइए हम लोग फिर से 10 सवाल देखते हैं और जो कि सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और सभी लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। और दूसरा, आप लोगों से एक बार फिर से मैं बोलना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लें तथा नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों, आइए समय को न गवाते हुए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1। सवाल क्या है कि 12, 15, 10 से पूर्णतः विभाजित 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। हम जानते क्या है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 999। ठीक है, 12, 15, 10 से पूर्णतः विभाजित मतलब ऐसी संख्या जो 12, 15 और 10 तीनों से विभाजित हो। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि 12, 15 और 10 का हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने का शॉर्टकट तरीका क्या है कि 12, 15 और 10, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 15। अब हम 15 का टेबल पढ़ना चालू करते हैं। 15 का टेबल पढ़ेंगे और 15 का टेबल में जो संख्या आएगी, जो ऐसी संख्या जो 12 और 10 दोनों से डिवाइड हो, यानी कि 15 का टेबल अगर हम 2 बार पढ़ते हैं तो 12, 15 2 ना 30, तो 30 तो 10 से डिवाइड है लेकिन 12 से डिवाइड नहीं है। 15 तो 45, या 45 जो है वो 10 से ना डिवाइड है ना 12 से डिवाइड है। 15 चौका 60, 60 जो है वो 10 से भी डिवाइड है या और 12 से डिवाइड है, यानी कि इसका एलसीएम जो है वो क्या हो जाएगा? उसका एलसीएम हो जाएगा 60। अब इसी 60 से हम ये 4 अंकों की संख्या जो है 9999 में हम डिवाइड कर देते हैं। ये 9 ऊपर आ जाएगा, 60 से 6 बार 36, 360, फिर 39, फिर ये 9 उतरा, फिर ये 6, यानी कि 36। अब ये 39 क्या हुआ? ये शेष बचा। इसी शेष को आप 9999 से घटा देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 9960 रुपए, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है दोस्तों, इसी तरह अब हम आइए अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। 2 अंकों की कितनी संख्या 3 तथा 5 से विभाजित है? सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 2 अंकों की कितनी संख्या। 2 अंकों की संख्या की पहली संख्या कौन सी होगी? 10 होगी और अंतिम संख्या 99, यानी कि 10 से 99 के बीच में कुल कितनी संख्या हो जाएगी? 90। 10 से 99 के बीच में कुल कितनी संख्या हो गई? 90। ठीक है, अब 2 अंकों की कितनी संख्या जो है 3 से 5 से, तो ऐसी संख्या जो होगी जो 3 और 5 से डिवाइड होगी वो उसके एलसीएम से भी डिवाइड होगी। तो इसको बनाने का तरीका क्या है कि 90 को हम 3 से डिवाइड करते हैं, हमारा क्या आ जाएगा? 30। फिर 90 को हम 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से करेंगे तो 18 आ जाएगा। और इसी फिर 90 को हम ये 3 और 5 के एलसीएम से डिवाइड करते हैं, तो 3 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? 15। 15 से 15 छक्का 90। अब करना क्या है, ये 30 और 18 को हम जोड़ देंगे 48, और इसमें से माइनस हम 6 कर देंगे, यानी इसका आंसर 42। ये 6 को इसलिए माइनस हम लोग ने किया है क्योंकि जो संख्या 3 और 5 से डिवाइड होगा वो उसके एलसीएम से भी डिवाइड होगा, इसलिए एलसीएम वाली जो है वो हम घटा देंगे, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 42। ठीक है दोस्तों, आपके सामने तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल जो है ये रेकरिंग डेसिमल का चैप्टर का सवाल है। रेकरिंग डेसिमल मतलब पूर्णावृत्ति दशमलव। ठीक है, अब ये 8.31, ये 8.31 और 1 के ऊपर बार लगा हुआ है, यानी 1 के ऊपर बार या डैश ये ना होता तो इसका मतलब क्या होता? ये 1 जो है ये इनफाइनाइट तक जाता। ठीक है, उसी तरह हम 0.6 और ये 6 के ऊपर बार लगा हुआ है, यानी कि 6 के ऊपर ये बार ना होता तो 6 भी इनफाइनाइट तक जाता है। हम ज़्यादा नहीं लिखेंगे क्योंकि आंसर जो है हमारा डेसिमल के बाद 3 अंक ही चाहिए, तो हम 3 अंक हम देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 0.022, तो 0, 0 और 2 के ऊपर बार लगा हुआ है, यानी कि ये 2, ये 2, ये 2। ठीक है, 6 2 8 1 9, ये भी 9, ये भी 9, 6 1 7 और 6 3 9, यानी कि 8। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं
8.97, उसके बाद ये 9999 चलता जा रहा है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 8.97 और 9 के ऊपर हम ये बार लगा देंगे, क्योंकि 9 ये है, इसके बाद ये कंटिन्यूअस चलता जा रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 8.979 और ये लास्ट वाला जो 9 है इसके ऊपर ये बार, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई ये चौथा। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम लोग चौथे सवाल को देखते हैं। ये सवाल जो है ये लाभ हानि चैप्टर का है, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का है। ये सवाल को बनाने के लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं है। इस सवाल को आइए हम लोग कैसे बनाते हैं। एक वस्तु को 320 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, 25% लाभ पाने के लिए उसे कितने में बेचा जाए। हमको वस्तु का मूल्य नहीं मालूम है, ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि भाई 100 मान के बनाते हैं, तो 20% की हानि। ये चौथा सवाल, 20% की हानि का मतलब क्या हुआ कि भाई वो 100 की चीज को 80 में बेच रहा है, और 25% लाभ का मतलब क्या हो गया, यानी कि वो 100 की चीज को 125 में बेच रहा है। आइए इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, तो 5 से ये 16 हो जाएगा और 5 से ये 25 हो जाएगा। ठीक है, ये 16 जो है ये कौन सा है, ये 20% हानि वाला है, और 20% हानि पर वो कितने में बेच रहा है 320, यानी कि 16 का वैल्यू जो है वो इक्वल टू कितना, यानी कि आपका 1 यूनिट कितना हो गया 20 का, यानी कि आपसे 25% लाभ पाने के लिए वस्तु का दाम पूछ रहा है, तो 25 को ये 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 500 रुपये, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 2 में है। आइए दोस्तों हम लोग पांचवा सवाल बनाते हैं। पांचवा सवाल क्या है कि एक दुकानदार 20% की छूट देकर भी 20% लाभ पाता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। मूल्य जो है उसका 100 रुपये। ठीक है, 20% की छूट, 20% की छूट मतलब ये हम पांचवा सवाल बना रहे हैं। 20% की छूट तो मतलब 100 की चीज को 80 में बेच रहा है। फिर क्या बोल रहा है कि 20% लाभ, छूट देकर भी 20% का लाभ पाता है, यानी कि 100 की चीज को 120। अब इसको आप रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा और ये 4 3 12, यानी कि आपका 1 यूनिट जो है वो कितना हो जाएगा, ये 3/2 करेंगे तो यानी 1.5, और चूंकि हम 100 पे किए हैं तो इसको हम 100 से 1.5 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 150, और ये 150 रुपये क्या निकल के आ गया, ये हमारा अंकित मूल्य निकल के आ गया। तो हमसे सवाल पूछ रहा है क्या कि क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, तो क्रय मूल्य 100 रुपये, तो 100 से ये 150 हुआ है, तो यानी कि 100 में 50 की वृद्धि, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 50%, जो कि आपकी ऑप्शन नंबर 1 में। आइए दोस्तों हम लोग छठा सवाल बनाते हैं। छठा सवाल क्या है, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 2.5 यानी कि 2.5 रुपये है, तो मूलधन क्या है। इसमें हमें मूलधन निकालना है और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिए हुए। इसमें हम क्या करेंगे कि इसको छठे सवाल को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम अंतर बराबर दर का स्क्वायर। अंतर कितना है 2.5, दर कितना है 5%, 5% का मतलब 100 रुपये पे 5 रुपये ब्याज, यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, और इसको पॉइंट को इधर हटा के करेंगे तो आपका 1 यूनिट जो है वो कितना हो जाएगा 10 के बराबर। आपसे पूछ रहा है कि मूलधन क्या है, तो 1 यूनिट बराबर 10, यानी कि 100 यूनिट बराबर, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर निकल के आ गया क्या 1000, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 2 में है। दोस्तों इससे शॉर्टकट तरीका इसको बनाने का नहीं हो सकता है, एक बार आपको इसको समझ जाओ, आपको इस सवाल को बनाने के लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं है। और सवाल जो है वो ज़्यादातर कोशिश करो कि जो भी सवाल हो वो आप अपने मन में कैलकुलेशन करके सवाल को बनाओ, क्योंकि मन की गति की तेज से कुछ भी तेज नहीं हो सकता, क्योंकि आप मन में जो जितना जल्दी फास्ट आप कैलकुलेशन कर सकते हो आप लिख के करोगे तो आपको समय ज़्यादा लगेगा, और एग्जाम में समय का जानते हो कि कितना समय का महत्व होता है। तो ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने छठा सवाल कर लिया। अब ये 7वां सवाल है। ये 7वां सवाल जो है ये एलिगेशन एंड मिक्सचर चैप्टर का है, और ये जो है सवाल जो है ये अक्सर हर एग्जाम में पूछा जाता है। सवाल क्या है कि शुद्ध दूध से भरे एक बर्तन में 20% दूध निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार की जाती है, तो तीसरी प्रक्रिया के बाद बर्तन में पानी की मात्रा क्या है।
मतलब ये बर्तन है, उसमें दूध भरा हुआ है, उसमें से 20% दूध निकाल लिया जाता है और फिर पानी मिला दिया जाता है, और फिर पानी मिलाने के बाद जो मिश्रण बनता है उसमें से फिर से दूध 20% निकाल लिया जाता है और फिर पानी मिला दिया जाता है, और ऐसा करके ये 3 बार किया जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि लास्ट में उस बर्तन में कितना पानी का परसेंटेज रहेगा। ठीक है, आइए दोस्तों इसको सवाल को हम लोग जल्द से जल्द कैसे बनाते हैं। मान लो कि ये भाई बर्तन है, उसमें से 20%, मान लो कि बर्तन है, ये 7वां सवाल हम बना रहे हैं। ठीक है, बर्तन में मान लो कि 100 लीटर दूध, 100 मान के बनाते हैं। ठीक है, 20% दूध निकाल लिया, यानी कि 80 है, ये 100 हो। ठीक है, फिर से 20% निकाला, ये 80, फिर ये 100 हो गया, फिर ये तीसरी बार किया तो फिर ये 80, तो ये 100 हो गया। यानी कि आप क्या देखते हो, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो ये चला गया, ये 2, और यहाँ पे आपका क्या हो गया 8 8 64, और 64 से 8 को करेंगे तो ये 512 हो जाएगा, और ये 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1000। यानी कि ये आपका आ गया 51.2, इसका आंसर ये 51.2 आया। और ये 51.2 क्या आया, ये आया आपको दूध की मात्रा आया, दूध की मात्रा, क्योंकि हम लोगों ने ये हर बार क्या हो रहा है कि 20% दूध निकल, आपसे पूछ रहा है कि पानी की मात्रा कितनी, पानी का परसेंटेज कितना है, तो आप 100 में से ये 51.2 को आप माइनस कर दो तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 48.8%, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है दोस्तों, ये 8वां सवाल, ये प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन के ऊपर आधारित है, ट्रेन से संबंधित ये सवाल है। सवाल क्या है कि एक समान चाल से चलने वाली एक ट्रेन किसी खंभे को 2 सेकंड में तथा 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 7 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है। हम जानते हैं कि ट्रेन जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो वो अपनी खुद की भी लंबाई पार करेगी और प्लेटफॉर्म की भी लंबाई पार करेगी। ठीक है, यानी कि तो वो 2 सेकंड में किसी खंबे को पार करने का मतलब क्या हो गया कि ट्रेन अपनी खुद की लंबाई पार कर रही है, और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 7 सेकंड में पार कर रही है। यानी कि इस 7 सेकंड और 2 सेकंड का ये 8वां सवाल, यानी कि 7 और ये 2 सेकंड का अंतर कितना हो जाएगा, 5 सेकंड, और ये 5 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है भाई, 250 मीटर। तो ये आप 5 से इसको कर दो, 5 से करोगे तो ये आ जाएगा 50 मीटर। आपसे पूछ रहा है कि ट्रेन की लंबाई क्या है, तो ट्रेन की लंबाई जानते हैं कि किसी खंभे को अगर पार करेगी तो वो अपनी खुद की लंबाई पार करेगी, यानी कि 2 सेकंड को या अपनी इस 50 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसका आंसर आ जाएगा 100 मीटर, यानी कि ट्रेन की लंबाई जो है वो 100 मीटर है। दोस्तों इसको बनाने का तरीका इससे शॉर्टकट तरीका नहीं हो सकता, एक बार इस आप सवाल को समझ लो, एक बार इसका क्लियर आप बेसिक समझ लो, आपको अपने आप ये सवाल ऐसे देखते हो, सवाल को आप मन में कैलकुलेशन करके बगैर पेन उठाए हुए मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि आप बगैर पेन उठाए हुए इस सवाल को बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों हम लोग 9वां सवाल देखते हैं। 9वां नंबर सवाल, सवाल क्या है कि एक व्यक्ति को किसी वस्तु को 450 रुपये में बेचता है तो उसे कुछ हानि होती है, यदि वो उसे 600 रुपये में बेचे तो होने वाला लाभ हानि का दोगुना है। ठीक है, ये 9वां सवाल। हम मान लेते हैं कि भाई कोई वस्तु है, उसका कुछ मूल्य है, ये मूल्य हमने यहाँ पे ये मान लिया। अब यहाँ पे ये ऐसे हम लोग बनाते हैं। ठीक है, 450 रुपये, 450 रुपये में बेचता है तो उसको हानि होता है, और 600 रुपये में बेचता है तो उसको लाभ होता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक कंडीशन भी क्या दिया हुआ है कि 600 रुपये में बेचे तो होने वाला लाभ हानि का दुगना है, यानी कि उसका उस वस्तु का कोई कुछ मूल्य है, यानी कि सीपी इसको आप मान लीजिए क्रय मूल्य उसका कुछ है, तो ये होने वाला जो हानि है, मान लो इधर एक हानि हो रही है तो इधर होने वाला लाभ जो है वो 2 के बराबर लाभ हो रहा है। क्लियर है इस सवाल में कि बेचे तो लाभ जो है वो हानि का दोगुना है, यानी कि अगर हानि 1 रुपए की हो रही है तो लाभ 2 रुपए का हो रहा है। अब आप देखिए क्या है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है भाई, 150, और ये डिफरेंस किसके बराबर हो रहा है, 1 और +2, यानी कि आपका ये 3 यूनिट जो है वो किसके बराबर हो रहा है, 150 के बराबर, यानी कि आपका 1 यूनिट जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 50 के बराबर। आपसे पूछ रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है।
अब क्रय मूल्य करने के लिए या तो आप इसमें 450 में +50 कर दो, या ये इसमें से 600 में से माइनस ये 50 कर दो, यानी कि इसमें से आप 600 में से -100 कर दो तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 500, या आप 450 में 50 जोड़ दो तो भी आपका आंसर निकल के आ जाएगा 500। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो है वो 500 रुपये है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 1 में है। मेरे ख्याल से सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हम लोगों ने 9 एग्जाम्पल किए। आइए कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं। दोस्तों हम लोगों ने कुल 9 एग्जाम्पल देखे हैं, 3 और एग्जाम्पल देखते हैं, और इस 3 एग्जाम्पल के बाद ये मिक्स क्वेश्चन सीरीज का ये दूसरा सीरीज जो भाग है वो मैं समाप्त करूंगा। इसके बाद मैं फिर से तीसरा सीरीज लेके आऊँगा, इसमें मिक्स क्वेश्चन के फिर से क्वेश्चन रहेंगे और वो जो सभी अलग अलग चैप्टर से रहेंगे। आइए दोस्तों 10वां सवाल देखते हैं। 10वां सवाल क्या है? ये सवाल जो है ये है अनुपात समानुपात, यानी कि रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन चैप्टर से है। सवाल क्या है कि 3a = 4b = 5c = 6d, तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान क्या है? इस सवाल को बनाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप इसमें जो 3, 4, 5 और 6 इन सब का एलसीएम ले लो, हो जाएगा 60, यानी कि 3, 4 ये 10वां क्वेश्चन, यानी कि 3, 4, 5 और 6 इसका एलसीएम कितना हो जाता है भाई? 60। अब इस 60 में आप ये 3 का डिवाइड दो, 3 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, यानी कि ये आपका ए का रेशियो है। बी का 4 से 60 में डिवाइड करो तो ये 15 आ गया, ये बी का आ गया। अब सी का 5 से 60 में डिवाइड करो तो ये 12 आ जाएगा, और ये डी का तो 60 को 6 से डिवाइड करो तो 10 आ जाएगा। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कुछ कट सकता है क्या? नहीं कटेगा, यानी कि इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आ जाएगा 20:15:12:10। ये कौन इसमें ऑप्शन है, यानी कि इसका आंसर आ गया दूसरा 20:15:12:10। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इससे शॉर्टकट तरीका नहीं हो सकता है। एक बार इस ट्रिक को आप समझ लो, फिर आपको आगे से परेशानी नहीं आएगी। दोस्तों हम लोगों ने 10 सवाल देख लिए, आइए 11वां सवाल बनाते हैं। सवाल क्या है कि किसी बक्से में 180 रुपए हैं और उस 180 रुपए में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में भरे हुए हैं, जिनका अनुपात 2:3:4 है। तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या है? मतलब सवाल में क्या है कि एक बक्सा है, उसमें 180 रुपए है और उस 180 रुपए में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे की सिक्के हैं, और उन सिक्कों का अनुपात क्या है? 2:3:4 है। तो आपसे पूछ रहा है कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या है। सबसे पहले ये अनुपात जो है, ये रुपए से इसको हम मल्टीप्लाई करके इसके 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 रुपए का सिक्का 2 के अनुपात में, ये हम 11वां सवाल बना रहे हैं, यानी कि 1 रुपए का 2 के अनुपात में है, यानी कि 102 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 50 से हम 3 को करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। फिर 25 पैसे के सिक्के 4 के अनुपात में है तो 25 चौका 100, यानी कि 1 आ जाएगा। और इसी के वैल्यू कितनी आ रही है? 180, यानी कि इन सबको टोटल करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 4.5 = 180, यानी आपका 1 यूनिट जो है वो क्या हो जाएगा? ये पॉइंट हटाएंगे तो ये 0 चला जाएगा, और ये 45, ये 4 45 चौका 80, यानी कि 1 यूनिट जो है आपसे 40 हो गया। आपसे पूछ रहा है कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या है? 50 पैसे के लिए रेशियो क्या दिया हुआ है? 3 है, और इसी 3 का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यानी कि 40 दिया 120, इसका सही आंसर हो गया, जो कि यानी कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 120 है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग 12वां सवाल बनाते हैं। 12वां सवाल क्या है कि 3 वर्ष बाद दे 6,360 रुपए के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। मतलब 3 साल के बाद 6,360 रुपए के लोन को बराबर की वार्षिक किस्तों में, मतलब ईयरली इंस्टॉलमेंट में उनको वापस करना है। यदि साधारण ब्याज की दर 6%
वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि साधारण ब्याज की दर पे क्या होगा कि हम मान लेते हैं कि प्रत्येक किस्त 100 रुपए की। ठीक है, यानी कि पहले साल 100 रहेगा, दूसरे साल क्या हो जाएगा 6% बढ़ के ये हो जाएगा 106, फिर तीसरे साल कितना हो जाएगा 6% बढ़ जाएगा तो यानी कि ये 112 हो जाएगा। और इन तीनों को आप टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 100, ये 200, 300, यानी कि ये 318। ठीक है, और ये 318 का वैल्यू आपका कितना आ रहा है 6360 रुपये। यानी कि आपका एक यूनिट जो है वो कितना हो जाएगा, ये 318 से ये चला जाएगा 2 बार, यानी कि एक यूनिट जो है आपका 20 का हो गया। आपसे पूछ रहा है कि प्रत्येक किस्त कितने रुपए की है, तो एक यूनिट 20 यानी कि 100 बराबर कर दो इसको, तो इसका आंसर निकल के आ गया 2000, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 2 में है। यानी कि प्रत्येक किस्त की राशि जो है वो 2000 रुपये है। दोस्तों मिक्स क्वेश्चन सीरीज के दूसरे भाग में हम लोगों ने कुल 12 सवाल देखे। पहले भाग में हम लोगों ने 10 सवाल देखे थे, इस भाग में हम लोगों ने 12 सवाल देखे। तो 12 सवाल जो है वो अलग अलग चैप्टरों से थे और सभी लेटेस्ट क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और आप उम्मीद है कि आप लोगों को ये सीरीज पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रहा है तो मैं इसी तरह आप लोगों के लिए और भी बहुत सारे क्वेश्चंस, नए नए क्वेश्चन लेके इसी तरह सीरीज लेके आते रहूँगा और नए नए ट्रिक्स के साथ। आप इस क्वेश्चन का अभ्यास जो है एक बार वीडियो को आप लोग देखेंगे और इसको अभ्यास करेंगे। बगैर अभ्यास को आपको सफलता नहीं मिल सकती, इसलिए अभ्यास जरूर करेंगे। अभ्यास करने से आपके स्पीड में बढ़ोतरी होगी, आपके क्वेश्चन बनाने को के स्पीड में बढ़ोतरी होगी। और स्पीड के साथ साथ क्या होगा कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। और आप जानते हैं कि एग्जाम में समय का कितना महत्व होता है, इसलिए सवाल को सिर्फ देखना नहीं है, उसका घर पे प्रैक्टिस भी करना है। और प्रैक्टिस भी करना है तो सिर्फ पूछे हुए क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है। आप किसी भी का क्वेश्चन बैंक ले लो, आप जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हो, आप उस चीज़ का क्वेश्चन बैंक ले लो और उस क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करो। और बाकी के लिए तो मैं आपको ये ट्रिक्स वगैरह बताते जा रहा हूँ। तो मतलब ज्ञान कभी अधूरा नहीं होता है, जो भी मिलता जाता है सबको ग्रहण करते जाओ और जो आपको अच्छा लगेगा वो आप अपने आप सब सीखते जाओगे। जब तक आप ये इस चीज़ में अभ्यास नहीं करोगे आपको मज़ा नहीं आएगा। आपको सवाल बस सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, पढ़ने के बाद अभ्यास भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अभ्यास करोगे तो सफलता आपके कदम को छूएगी। ओके दोस्तों, बाय। ये जल्द ही मैं आपके लिए मिक्स क्वेश्चन सीरीज का तीसरा भाग लेके आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। ओके बाय दोस्तों।